So actually, oxoacids of halogens means to say the compounds of halogens with oxygen and hydrogen. Simply. So as you know, halogens जो होते हैं, they are highly electronegative species होते हैं, ठीक है? But oxygen is also an electronegative atom, that is strong electronegative atom among the elements of modern periodic table, except fluorine. जो ऑक्सीजन है आपका, ये सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है आपका. तो जब ये कंबाइन करता है विद अदर स्पीशीज लाइक हेलोजेंस वगैरह के साथ, तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर्स ऑब्टेन्ड होते हैं. जैसे हेलोजेंस के केस में फ्लोरीन को छोड़कर बाकी केसेस की अगर बात करें तो हेलोजेंस इसके साथ फिर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो शो करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है लास्ट लेक्चर्स में. So due to high electronegativity and small size, fluorine forms only one oxoacids, ठीक है, HOF, which you call हेलिक एसिड. ये आपके पास एक ही एसिड बनता है, हेलस एसिड और हेलिक एसिड इसको बोलते हैं हम. हाइपोहेलस एसिड, सॉरी, हाइपोहेलस एसिड HOF, और इसको हम फ्लोरिक एसिड भी बोल देते हैं और हाइपोफ्लोरस एसिड. लेकिन आफ्टर दिस जो बाकी के हेलोजन एटम्स हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दे फॉर्म नंबर ऑफ हेलोजन एसिड्स, ठीक है. दे आर स्टेबल ओनली इन एक्वस सॉल्यूशंस और इन द फॉर्म ऑफ देयर सॉल्ट्स. सो द मेन ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन्स आर fluorine only one, that is helic acid or hypohalous acid or fluoric acid, you can say HOF. Chlorine form almost all the oxo acids of oxidation states, of all the possible oxidation states of chlorine. They are hypochlorous acid, chlorous acid, chloric acid, HOClO2, और you can simply write it HClO3 भी लिख सकते हो आप इसको, HClO3. and perchloric acid HClO4, ये रहते हैं, और HOClO3 you can write it. Bromine also form almost all the oxo acids except bromous acid नहीं बनाता ये, HBrO2 नहीं बनता. बाकी हाइपोब्रोमस एसिड, ब्रोमिक एसिड, HBrO3 और HOBrO2, और परब्रोमिक एसिड. These three oxo acids of bromine are possible. Similarly, iodine also form hypoiodous acid, iodic acid and periodic acid. So among all the oxo acids आप देख सकते हो यहाँ पे जब आप कंपेयर करोगे तो क्लोरीन एक ऐसा स्पीशी है, हेलोजन है, which form all the four oxo acids in which the oxidation state of chlorine varies from +1 to +7. In case of hypochlorous acid, it is +1. In case of chlorous acid, +3. In case of chloric acid, +5. And in case of perchloric acid, it is +7. यहाँ पे बेटा एक चीज आपका ध्यान रखनी है कि यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है आपको बोर्ड एग्जाम्स में 1 और 2 मार्क्स में, इस पोर्शन में से ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन का एक क्वेश्चन बनता होता है, काफी बार आता है, ये रिपीट काफी बार हुआ पड़ा है ऑलरेडी. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता होता है, चाहे वो एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड आ जाए, मोस्टली एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड ही आता है इसमें से.
आपने ऑर्डर को एक्सप्लेन करना होता है, या फिर एसिड दे दिए जाते हैं, आपने अरेंज करना होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। जो मेन टॉपिक भी है आपका, इसमें और कुछ नहीं हम लोगों ने डिस्कस करना, स्ट्रक्चर्स वगैरह ही हैं इसकी, और कुछ नहीं है। प्रेपरेशंस वगैरह कोई डिस्कस वगैरह नहीं करनी इसकी, हमारे सिलेबस में वो नहीं है। तो आप लोगों ने सबसे पहले तो इनकी स्ट्रक्चर्स को अच्छी तरह से एनालाइज करना है, ठीक है। सभी की स्ट्रक्चर ये आपको लर्न होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको इनकी एसिडिक दैट इज बेसिसिटी वगैरह पता चलेगी, स्ट्रक्चर से ही आप पता कर सकते हो। और डाइप्रोटिक है, मोनोप्रोटिक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये यहाँ से पता चल जाएगा आपको। बाकी जो हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है चीज, वो लिख लीजिए आप, दैट इज एसिडिक स्ट्रेंथ एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजेंस। ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इसमें नहीं है, ये दी हुई एनसीईआरटी में नहीं है। एसिड स्ट्रेंथ एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजेंस। तो सबसे पहले आपके पास आता है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइपोहेलस एसिड्स। हाइपोहेलस एसिड्स जो होते हैं आपके पास, जैसे क्लोरस फ्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइपोफ्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड, हाइपोआइडस एसिड, इनकी जो आपके पास जो एसिडिक स्ट्रेंथ रहती है एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि सभी में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है इन केसेस में। जो हाइपोहाइलस एसिड होते हैं ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है हेलोजन एटम की, ठीक है। इन सब केसेस में जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है ऑक्सीडेशन दैट इज एटॉमिक नंबर के ऊपर, फर्स्ट ऑफ। सेकंड वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हेलोजन एटम। तो सिंपली क्या होता है कि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती जाती है। सो देयरफॉर जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो भी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती जाती है इन केसेस, ये याद रखना, ठीक है जी। विथ डिक्रीज in electronegativity of the halogens, the acidic strength of hypohalous acids also goes on decreasing. Clear? इसमें बेसिक कॉज रहता है जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर रहती है एज कंपेयर टू हेलोजेंस, दैट इज क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के केस में। हम लोगों ने जो ऑर्डर भी प्रेडिक्ट करना होता है, HOF एक्सेप्शनल केस रहता है, हमने सिर्फ HOCl, HOBr और HOI के केस में डिस्कस करना होता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो रहती है एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑफ डिफरेंट हेलोजन एसिड्स के केस में, तो अगर हम हाइपोहाइलस की बात करें तो ये इस तरह से वेरी करती है। हाइपोक्लोरस एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा एज कंपेयर टू ब्रोमस, HOBr, देन आयोडस, HOI। और इसको आप एक्सप्लेन करोगे विद रिस्पेक्ट टू किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है जी। ऑक्सीजन क्योंकि इन सभी से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड को ज्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, तो जिसकी वजह से जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन हेलोजन बॉन्ड वो मूव कर जाते हैं क्लोजर एंड क्लोजर टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, एंड कॉन्सिक्वेंटली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती है ऑन द ऑक्सीजन एटम वो इंक्रीज करती जाती है टॉप टू बॉटम, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम हेलोजन की डिक्रीज करती जा रही है। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती जाएगी ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो उस केस में HOCl जो है वह हैज द लोएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी व्हाइल इट हैज द हाईएस्ट इन HOI, क्लियर, क्योंकि आयोडीन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है। सो इस तरह से आप लोग इसको एक्सप्लेन करोगे, ठीक है जी। एसिडिक स्ट्रेंथ सेम पर्टिकुलर केसेस में यहाँ पे
डिफरेंट हेलोजन एसिड्स के केस में जो एसिडिक स्ट्रेंथ है एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो ऑक्सीडेशन स्टेट जो वो आपके जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन एंड ऑक्सीजन के ऊपर। ये याद रखना है। यहाँ पे हाइपोहेलस की बात हो रही है, बाकी अदर केसेस में किसी के ऊपर भी पूछा जा सकता है। हाइपोहेलस के केस में इस तरह से वेरी करेगा। बाकी इनकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हाइपोहेलस एसिड, एसिडिक पावर तो हो गई ये एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हाइपोहेलस के बारे में आप लोग नोट कर सकते हो, जो हाइपोक्लोराइड्स होते हैं आपके पास, हाइपोक्लोराइड्स वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं देन हाइपोआयोडाइड्स। ठीक है, सिंपली जैसे जैसे साइज ऑफ हेलोजन आइटम इंक्रीज करता जाता है, थर्मल स्टेबिलिटी ऑक्सीजन हेलोजन बॉन्ड की इंक्रीज करती जाती है, एंड जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है हाइपोहेलस एसिड की, या आप सिंपली हाइपोहेलाइट आयन कह सकते हो, वो डिक्रीज करती जाएगी। तो यही कारण है कि हाइपोक्लोराइड्स जो क्लोरीन का हाइपो एसिड होता है, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है देन हाइपोआयोडाइड। लेकिन इसके बीच में जो हाइपोब्रोमाइड आयंस होते हैं एंड हाइपोक्लोराइड आयंस, ये इक्वली स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। मतलब जो ये वाले और ये वाले, ठीक है, हम इन दोनों की बात कर रहे हैं, तो इन केसेस में इनकी ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर जो है ब्रोमाइड आयंस का और इनका क्लोराइड आयंस का OCl नेगेटिव एंड OBr नेगेटिव, इनका जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। और इसके पीछे जो कॉज रहता है वो इनका रहता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज, E0 वैल्यूज। ठीक है जी, E0 वैल्यूज के आप इस ऊपर आप इसको एक्सप्लेन करोगे। तो E0 वैल्यूज हाइपोक्लोराइड आयंस के लिए पॉजिटिव 1.61 रहती है, इसके लिए पॉजिटिव 1.61 रहती है वोल्ट, पॉजिटिव 1.61 वोल्ट हाइपोक्लोराइड के लिए, और ब्रोमाइड आयन के लिए पॉजिटिव 1.60 रहती है। तो ऑलमोस्ट इक्वल है ये दोनों, जिसकी वजह से ऑक्सीडाइजिंग पावर दोनों की ऑलमोस्ट सेम ही होती है। आयोडाइड के केस में काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज कर जाती है, ये पॉजिटिव 1.44 के आसपास रहती है जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होती है। तो इसके अकॉर्डिंगली आप इसको ऑक्सीडाइजिंग पावर को, हाइपोहेलस एसिड्स की ऑक्सीडाइजिंग पावर को एक्सप्लेन करोगे। ठीक है जी, ये रीजनिंग क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से कर लेना है। जो पर हेलिक एसिड्स होते हैं, पर हेलिक एसिड्स, ठीक है, ये लास्ट वाले की बात हो रही है अभी इसमें, दिस वन। पर हेलिक एसिड्स के केस में जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी, इसमें जो XO3 ग्रुप है, यहाँ पे अलग से शो किया ना ऐसे इस तरह से, ये XO3 ग्रुप की जो टेंडेंसी रहती है, ठीक है, द टेंडेंसी ऑफ XO3 ग्रुप टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ OH बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ डिक्रीज करती जाती है, एंड हेंस द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ पर हेलिक एसिड जो है दैट विल डिक्रीजेस सिमिलरली, दैट इज जो एसिडिक स्ट्रेंथ है इन केसेस में वो वेरी करेगी आपकी HClO4 greater than HbRO4 and then HiO4। इस तरह से आप लोग इसको एक्सप्लेन करो। क्लियर? मतलब ओवरऑल आप वही कह सकते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर ही डिपेंड करता है ये सारे का सारा कंसेप्ट, जैसे कि हम लोगों ने हाइपोहेलस एसिड के केस में डिस्कस किया था। जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग पावर थोड़ी सी चेंज हो जाती है इस केस में, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज हो रही है यहाँ पे। तो इस केस में जो पर हेलेट्स होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, लेकिन इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर हेलस एसिड की तरह नहीं होती,
इनमें ब्रोमेट आयन जो है, ब्रोमो, ये वाला BrO4 नेगेटिव, ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है एज कंपेयर टू IO4 नेगेटिव एंड देन ClO4 नेगेटिव। इस तरह से इसको भी आप लोग सिमिलरली किस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज के ऊपर ही एक्सप्लेन कर सकते हो। जो E0 वैल्यू रहती है ब्रोमेट के लिए, BrO4 नेगेटिव के लिए, वो आपके पास 1.74 रहती है, विच इज हाईएस्ट, 1.74 वोल्ट, ये हाईएस्ट होती है बेटा इन केसेस में, पर हैलाइड्स के केस में। पर ब्रोमेट के केस में ये मैक्सिमम है 1.74। उसके बाद आयोडीन के केस में 1.64 हो जाती है, 1.64 वोल्ट हो जाती है ये आयोडेट के केस में। और लास्ट जो क्लोरेट हमने लिखा हुआ है ClO4, इसमें लीस्ट रहती है 1.19। तो इस तरह से ये आप वेरिएशन एक्सप्लेन करोगे। इसमें याद रखना है कि जो ब्रोमेट आयन जो आपके पास BrO4 नेगेटिव है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन yet it is a weaker oxidizing agent than fluorine। ठीक है, एसिड्स के केस में तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगा, लेकिन जब हेलोजेंस के विद रिस्पेक्ट टू डिस्कस करेंगे तो फ्लोरीन के विद रिस्पेक्ट टू ये वीकेस्ट ही रहता है। ठीक है, फ्लोरीन F2 जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा जब हम कंपेयर करेंगे। कारण क्या है कि जो पर ब्रोमेट्स होते हैं और पर ब्रोमिक एसिड होते हैं, दे कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ब्रोमेट्स बाय फ्लोरीन। ठीक है जी, यही कारण से हम लोग मतलब फ्लोरीन की स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग नेचर की वजह से हम लोग फिर जो पर ब्रोमेट्स या आपके पास पर ब्रोमिक एसिड्स वगैरह जो होते हैं वो हम ब्रोमेट की ऑक्सीडेशन से ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है जी, बिकॉज जो ब्रोमेट आयंस है वैसे तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन इट इज वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन दैट ऑफ F2। तो फिर वहां पे फ्लोरीन को यूज किया जाता है फॉर ऑक्सीडाइजिंग द ब्रोमेट आयंस, ये जो होते हैं आपके पास। तो इस तरह से आप लोग इसको ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ पर हैलाइड्स को डिफाइन करोगे, एक्सप्लेन करोगे। Similarly, acidic strength of oxo acids of same halogen in different oxidation states. This is one of the most important. जैसा कि मैं बता ही रहा था, यहां से ये क्वेश्चन बनता है आपको इस केस में, क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स में से मोस्टली ये क्वेश्चन बनता होता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो रहती है ऑक्सो एसिड्स की, मतलब सेम हेलोजन एटम के ऑक्सो एसिड की इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में, वो इंक्रीज करती जाती है विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। याद रखना है इसको, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ द सेम हेलोजन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द हेलोजन। दैट इज, जब हम इनकी बात करेंगे ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन की, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी आपके पास HClO4 की पर क्लोरिक एसिड की, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है +7 इसकी, जो कि मैक्सिमम है। इसके बाद HClO3, ठीक है, जहां पे +5 हो जाती है। इसके बाद आता है आपके पास HClO2, इस केस में +3 रहती है ऑक्सीडेशन स्टेट। और देन परक्लोरस जो आपके पास हाइपोक्लोरस होता है HClO, यहाँ पे +1 रहती है। ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने थोरोली करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 1 मार्क में 2 मार्क में क्वेश्चन आपको पेपर में आता ही आता है। मैक्सिमम टाइम रिवाइज को पढ़ाइए। द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन, आपको ऐसे दे सकते हैं, इसको बोला जा सकता है कि एक्सप्लेन कीजिए। इस तरह से ऑर्डर दे दिया जाएगा, आपको बोलेंगे एक्सप्लेन द गिवन ऑर्डर, या फिर आपको ये एसिड्स दे दिए जाएंगे सारे के सारे, आपको बोला जाएगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है,
अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलेंगे तो उल्टा हो जाएगा, फिर साइन दूसरे वाला ये वाला डालोगे आप ऐसे करके। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको पेपर में आता है। इसके पीछे का बेसिक कॉज जो है वो रहती है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द एनाइन, दैट इज कॉन्जुगेट बेस की जो आपके पास रिलेटिव स्टेबिलिटी रहती है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो इस केस में कोई भी आपके पास जो ऑक्सो एसिड है HClON, कोई भी हो सकता है ये N, HClON, जब हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो यहां से आपके पास एक तो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस हो जाएंगे और साथ में प्रोड्यूस होता है कंजुगेट बेस ClON नेगेटिव। ये आपके पास कंजुगेट बेस होता है, दिस इज कंजुगेट बेस। अब इसकी स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी, स्टेबिलिटी ऑफ द एनायन जो बना आपका। नाउ होता क्या है, ग्रेटर द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन द एनायन, ये एन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी ग्रेटर विल बी द डिस्पर्सल ऑफ द नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा डिस्पर्स होता जाएगा, ठीक है जी, रो पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग के साथ, क्योंकि साइज स्मॉल रहता है, रो पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग, and therefore greater will be the stability of the anion. Again listen carefully, greater the number of oxygen atoms in the anion, ये n वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, एनायन में जितने ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होंगे ग्रेटर विल बी द डिस्पर्सल ऑफ द नेगेटिव चार्ज, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये उतनी जल्दी क्या कर जाएगा, उतना ही ज्यादा डिस्पर्स करेगा, क्यों, थ्रो पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग, पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली, एंड हेंस ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द एनायन, ठीक है। सो अब क्योंकि स्टेबिलिटी वेरी करती है, इसके अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली स्टेबिलिटी वेरी करेगी आपकी इस तरह से, सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा ClO4 नेगेटिव, देन ClO3 नेगेटिव, the perchlorate, then perchloric, then ClO2, then last ClO negative, ठीक है। सो देयरफॉर द एसिडिक स्ट्रेंथ भी इसी वे से क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस की थी। HClO4 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहेगा देन HClO से। इस तरह से आप इस चीज को एक्सप्लेन करोगे, ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है जरूर। नाउ एज द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इंक्रीजेस, ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज करती जाती है, जो ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये तो हो गया ना एसिडिक पावर से रिलेटेड, एसिड स्ट्रेंथ होगी। जब हम बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग पावर, वो स्टेबिलिटी के विद रिस्पेक्ट टू डिक्रीज करती है, स्टेबिलिटी ऑफ आयन इंक्रीजेस, ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेस अकॉर्डिंगली। अब ये भी बोल सकते हो कि जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन की, जब हम बात करेंगे तो वो टोटली क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, उस केस में उल्टा चल पड़ेगी। उस केस में आपके पास जो ऑक्सीडाइजिंग पावर रहेगी दैट विल बी HClO4 की लीस्ट आ जाएगी अब ऑक्सीडाइजिंग पावर, देन HClO3, देन HClO2, देन क्लोरस HClO, इस तरह से वेरी करेगी। दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये आपके पास ऑक्सीडाइजिंग पावर है ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन, ठीक है जी।
So this is how the acidic character and oxidizing character of oxo acids of different halogens varies. इनको आपने अच्छी तरह से कर लेना है। HOF के बारे में स्टडी नहीं की जाती ज्यादा, ये एक्सेप्शनल रहता है। इसके पीछे कारण ये है कि HOF हाईली अनस्टेबल रहता है और ये रैपिडली डिकम्पोज कर जाता है इवन एट रूम टेम्परेचर टू फॉर्म हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड ऑक्सीजन। इसका जो हाफ लाइफ रहता है दैट इज जस्ट 9.3 मिनट्स के आसपास रहता है, 9.30 मिनट्स। और इसकी जो डिकम्पोजिशन रहती है वो आप नोट कर सकते हो इस तरह से। ये इमीडिएटली मतलब हाईली अनस्टेबल स्पीशी है ये, इस तरह से ये डिकम्पोज कर जाता है 2HF प्लस O2। सिमिलरली हाइड्रोजन वाटर के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो इमीडिएटली रिएक्ट कर जाता है, ये फास्ट रिएक्शन होती है टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन पेरोक्साइड along with formation of HF। तो इस वजह से HOF के बारे में ज़्यादा स्टडीज नहीं होती। फिर बॉन्ड एंगल बैंड स्ट्रक्चर होती है H2O की जैसे होती है आपके पास, HOF की भी उसी तरह से होती है, लेकिन बॉन्ड एंगल जो रहता है 97 डिग्री रहता है, स्मॉलेस्ट होता है इनमें HOF के केस में। तो इस तरह से आप लोग इस चीज को जो ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजेंस हैं, इस तरह से आप इनको एक्सप्लेन करोगे। दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजेंस। नेक्स्ट आपके पास आता है इंटरहेलोजन कंपाउंड। तो इंटरहेलोजन कंपाउंड्स के बारे में मैंने जैसे पहले भी हमने लोगों ने डिस्कस किया था कि दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ हेलोजेंस विद देमसेल्व्स, कंपाउंड्स ऑफ हेलोजेंस विद देमसेल्व्स। तो इसमें से मैंने बताया था आपको कि क्वेश्चन एक आता होता है बोर्ड एग्जामिनेशंस में, दैट इज रिएक्टिविटी ऑफ इंटरहेलोजन कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो आप लोगों ने इसके रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ जो इंटरहेलोजन कंपाउंड्स हैं उनको एक बार दोबारा से रीस्टडी कर लेना है। रिएक्टिविटी स्पेशली इंटरहेलोजन कंपाउंड जो होते हैं दे आर मोर रिएक्टिव होते हैं देन द हेलोजेंस, ठीक है, एक्सेप्ट फ्लोरीन को छोड़कर। फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव ही रहता है। उसके पीछे कारण मैंने आपको दो बता दिए थे, एक तो डिसिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करैक्टर अलग अलग हो जाता है दोनों का, ठीक है, जिसकी वजह से पोलैरिटी राइज हो जाती है और बॉन्ड वीकर हो जाता है उस केस में, ठीक है, जो पोलैरिटी की वजह से। सेकेंडली जो बॉन्ड लेंथ होती है वो ज्यादा रहती है ड्यू टू हायर साइज ऑफ द हेलोजन एटम एंड बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी डिक्रीजेस एंड हेंस द स्टेबिलिटी आल्सो डिक्रीजेस, ठीक है जी। और इस दूसरी वजह ये भी है एक और रहती है कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती हैं जो ओवरलैपिंग होती है, मींस हाइब्रिडाइजेशन के दौरान जो ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस करती है अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, दैट इज नॉट टू इफेक्टिव, वो इफेक्टिव नहीं होती, ठीक है। तो अगर ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होगी मींस टू से बॉन्ड फॉर्म्ड विल बी अनस्टेबल ही रहेगा उस केस में। तो अमंग द बात करें अगर इंटरहेलोजन कंपाउंड्स में कि अगर रिएक्टिविटी के विद रिस्पेक्ट टू बात करते हैं तो वो डिक्रीज करती जाती है विद रिस्पेक्ट टू डिक्रीज इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो सीक्वेंस ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस इंटरहेलोजन कंपाउंड्स जो है, रिएक्टिविटी ऑफ इंटरहेलोजन कंपाउंड्स वो वेरी करती है। ClF3 जो होता है ClF3 ये रहता है आपके पास हाईली रिएक्टिव। देन इसके बाद फिर BrF5 आ जाता है। देन आपके पास IF7, देन ClF, ये इस तरह से वेरी करते हैं। देन BrF3, BrF3, then IF5, clear, then BrF, then IF3, and last IF। ये आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर रहता है, ठीक है जी। और इसमें आपका मेन डिफरेंस जो मेन कारण जो रहता है वो
आपके पास इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी एंड साइज रहेगा हेलोजन एटम्स का। इसी तरह से थर्मल स्टेबिलिटी की भी आप इसी तरह से एक्सप्लेन करोगे इसको भी, ठीक है। और स्ट्रक्चर्स वगैरह के केस में तो वही हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड कंसेप्ट स्ट्रक्चर्स आती हैं। हाइब्रिडाइजेशन आपने फाइंड करके वहाँ पे स्ट्रक्चर एनालाइज करनी होती है, तो जो जैसे कि हम लोग +1 में करके आए हैं, हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली ही स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करना होता है। ये स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है, ये सारी की सारी स्ट्रक्चर वही है। हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करके उसके अकॉर्डिंगली फिर वहाँ पे आपने स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करना है, तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। तो ये है आपके पास इंटरहैलोजन कंपाउंड्स रहेगा लास्ट जो है, इसमें और कुछ नहीं है, जस्ट रीजनिंग सा क्वेश्चन बनता है, रिएक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन ही बनता है मोस्टली, ठीक है। उसको आपने अच्छी तरह से कर लेना है। रिएक्टिविटी बेस्ड एंड स्ट्रक्चर, ये दो टॉपिक्स, इसके इंटरहैलोजन कंपाउंड के दोनों टॉपिक्स को आपने अच्छी तरह से कर लेना। नहीं पता चलेगा तो आप लोगों ने बता देना, हम लोग दोबारा डिस्कस कर लेंगे इस चीज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और कुछ रिएक्शन जैसे ये वाली है, रिएक्शन विद वाटर के साथ, ये भी आप लोगों ने अच्छी तरह से, इसको जनरल रिएक्शन है, इसको जस्ट देख लेना है, एक बार कर लेना है। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स, दैट इज हेलोजन्स। इसको आज एक बार दोबारा से रिवाइज कर लीजिए पूरे ग्रुप को, प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे द लास्ट टॉपिक जो है आपका ग्रुप 18 एलिमेंट्स, दैट इज नोबल गैसेस। उसके लिए तो बड़ा छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है ये, तो हम लोग इजीली इसको कर लेंगे।